हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग एग्रीकल्चर का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर इसका विस्तार होता है और वही भारत में किस तरीके से इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हरित क्रांति के बारे में। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें कि पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको सभी क्रम से सारे वीडियो के लिंक आपको जब भी चैनल पर अपडेट होंगे कोई वीडियो, वहां पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। ठीक है, इनका जन्म मार्च 1914 में होता है। अमेरिका में एक प्रांत था आइओवा में इनका जन्म होता है। और इनका जो कर्म क्षेत्र है वो है मैक्सिको। जब हम वर्ल्ड मैप का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका में, तो यूएसए के जस्ट नीचे हमें मैक्सिको का मैप देखने को मिलेगा। मैक्सिको ही नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का कर्म क्षेत्र माना जाता है। इनके द्वारा जो विकसित गेहूं था वो उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं बोरलॉग को जो सम्मान मिले हैं। उनको सम्मान के तौर पर देखा जाए तो ऐसे वो 7 व्यक्ति में से एक हैं जिनको ये 3 सम्मान मिले थे। उन तीनों में सबसे पहला है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा एक सम्मान है मेडल ऑफ फ्रीडम का, वो भी सम्मान नॉर्मन बोरलॉग को मिला हुआ था। ठीक है, तीसरा जो सम्मान है वो है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। ये तीनों सम्मान अभी तक विश्व में 7 व्यक्तियों को मिला है। उसी 7 व्यक्तियों में से नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से इनके सारे सम्मान इस हरित क्रांति के बढ़ावे के लिए दिया गया था। अब हम देखते हैं कि विश्व में जिस तरीके से नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे, वैसे ही भारत में हरित क्रांति के पिता कौन थे। भारत में जो हरित क्रांति के पिता हैं वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हीं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों को विकसित किया गया था। उच्च उत्पादकता वाली बीज, हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में। तब भारत में उच्च उत्पादकता वाली बीज का प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ में उर्वरकों का अधिक प्रयोग और साथ में ही सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी अधिक बल दिया जाने लग गया था। तो इस तरीके से अब हम देख रहे हैं यहाँ से विकास विस्तार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम में की शुरुआत हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित एक फाउंडेशन है जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग राशि से की गई थी। ये भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम की बात हो रही है। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित एक रॉकफेलर फाउंडेशन थे, उसी के सहयोग के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ होती है। अब वही हम देख रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति का जो प्रथम चरण है वो कब स्टार्ट होता है। जब हम देख पा रहे हैं उसमें कि 1966 से लेकर के 1981 तक इसका प्रथम चरण चलता है, जिसमें कुछ राज्यों में इसमें विस्तार होता है। उसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, फिर इसमें भी कुछ राज्य, और तृतीय चरण इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रथम चरण हो गया 1966 से लेकर के 1981 तक। इस चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 3 क्षेत्र हमें ये देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो चरण स्टार्ट होता है उसमें 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है, और तीसरा जो चरण है वो 1995 से प्रारंभ होता है और देश के लगभग सभी क्षेत्रों तक ये विस्तृत कर दिया गया था। तो 1966 से लेकर के 1995 तक ये तीनों चरण हमें देखने को मिलते हैं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक जो उत्पादकता है किसको?
किसी अन्य फसल को नहीं, केवल गेहूं को ही हम देखने को मिल रहा है कि गेहूं को ही ज़्यादा सर्वाधिक लाभ हमें देखने को मिल रहा है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां पर केवल 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, ठीक है, वहीं जब हरित क्रांति आती है उसके बाद से यानी कि 2000-2001 में यह कितना 69.68 मिलियन टन हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 6 गुना वृद्धि हो जा रही है, 12.3 मिलियन टन से 69.68 मिलियन टन। और देख रहे हैं जिस तरीके से आपने यहाँ पे 2013-14 में जो डाटा है उसमें 95.5 मिलियन टन की बात हो रही है। तो एक तरीके से लगभग 8 से 9 गुना की वृद्धि हो गई है, ठीक है, जिससे हम जो है जितनी भी हमारी जनसंख्या है उस सभी में हम अभी खाद्यान्न उत्पादन जितने भी हो पा रहे हैं उससे हम भरपूर उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं, आपूर्ति कर पा रहे हैं। यह वृद्धि जो है वो मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है चावल। तो सबसे पहला जो हो गया वो हमारा गेहूं है, दूसरे नंबर पे चावल हमें देखने को मिल रहा है, इसकी भी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। हरित क्रांति के जो मुख्य उत्पादक हैं उसमें मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोगलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। तो ये एक तरीके से फैक्ट हो गया कि जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हरित क्रांति में जो मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोगलाग के मैक्सिको स्थित कौन सी कंपनी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। ये जो है यहीं से प्रारंभ हुआ भारत में। वर्ष 2015-16 में हमें देखने को मिल रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3034 किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो अब यानी कि हम बात करें 2020-21 में, 2019-20 में जो हरित ये प्रति हेक्टेयर पैदावार की, तो लगभग जो है ये और भी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी होगी। लेकिन डेटा अभी हमारे पास 2015-16 का है, तो अभी हम देख पा रहे हैं 3034 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है, ठीक है। वर्ष 1965 के बाद से उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों उसके बाद उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, यानी कि अगर तकनीकी प्रयोग में बात करें तो ग्रामीण विद्युतीकरण हो जाता है, बढ़ जाता है। कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़क बन जाते हैं, सड़क तैयार हो जा रहे हैं। विपणन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई बाजारों को प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा हरित क्रांति ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम इसी में एग्रीकल्चर में ही खाद्यान्न फसलों की चर्चा करेंगे। खाद्यान्न फसलों में एक बार हम देखेंगे एक वीडियो में रबी की फसलें, फिर आगे चल करके हम उसी में जो बाकी फसल बचे हुए हैं जैसे कि खरीफ की फसल और उसके बाद जायद की फसल, उसी में हम देख लेंगे कि किस तरीके से उसको देखा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसी में नकदी फसलें। नकदी फसल में कपास, गन्ना, चाय और तिलहन, जितने भी हमारे नकदी फसल हैं, दलहन, उन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।